मुझे इस घर में ट्यूशन पढ़ाते आज 5वां दिन था और मैं उन 5 दिनों में इतना आजिज़ आ चुका था कि घड़ी की चौथाई में ये नौकरी छोड़ दूं, क्योंकि इस घर में एक अजीब सी नागवार बो थी। देखने में घर बहुत साफ सुथरा, लेकिन बली की मौजूदगी की बदबू उफ उफ। इसके अलावा मुसलसल बली के रोने की आवाज़ें और घर के मकीन इतने नॉर्मल के जैसे कोई बात ही नहीं है। बिलाखिर में तंग आ गया और मैंने मिसेस हमदानी से बात करने का सोचा। जाहिर है बदबू का ज़िक्र तो नामुनासिब सी बात है। हाँ, बली के रोने की बाबत इस्तिफसार ज़रूर करूँगा। मैं सैयद अज़ान शाह बुखारी मिसेस हमदानी के पोतों को ट्यूशन देने आता था। बच्चों की छुट्टी के बाद मैंने कहला भेजा कि मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। मिसेस हमदानी एक परवकार खातून थी। उनका एक ही बेटा था, वजाहत हमदानी, जिसकी शादी उन्होंने अपनी भांजी ज़रनिगार से कर दी थी। मिसेस हमदानी के 3 पोते थे जिन्हें मैं पढ़ाता था। मैंने 2-3 बार उनसे पूछा भी कि ये बली है किसकी, किसने पाली है, जाओ उसे भगा कर आओ। मगर वो दोनों अजीब तरह मुस्कुराते और बाहर से हो आते, मगर फिर थोड़ी देर बाद आवाज़ आने लगती कि घर बेहतरीन लोकेशन पर था और आला तज़्न तामीर का मुनबोलता नमूना था। मगर मुझे इन 5 दिनों में अजीब सी घुटन महसूस हुई और रोशनी बहुत मध्यम, दबीज़ पर्दे, माहौल कुछ अजीब और पुरअसरार खामोशी। सिर्फ बली के रोने की आवाज़, कभी धीमी तो कभी तेज़, कभी गुर्राहट तो कभी मासूमियत। लेकिन हैरत की बात यह है कि मैंने आज तक वो बली देखी नहीं थी। मुझे लगता कि बली कमरे से बाहर है, मगर कभी कमरे के अंदर दाखिल नहीं हुई। मैं उसकी मनहूस आवाज़ से इतना बेजार था कि अगर वो नज़र भी आ जाती तो अपना 2.5 किलो का जूता बगैर आसरा किए इसके सरदे मारता। मगर खैर, यही सब सोच रहा था कि मिसेस हमदानी कमरे में आईं और मुझे बैठने का इशारा करती हुई मुखातिब हुई। हाँ तो मियाँ अज़ान, खैर है सब? हमारे पोतों की कोई शिकायत हो तो बिला खौफ व खतर कह दे, हम पढ़ाई के मामले में छूट देने के आदी नहीं। बड़े पोते की तरफ मुस्कुराते हुए देखकर वो बोले। इसी असना में खान माँ चाय ला चुका था। मैंने मुस्कुरा के चाय का कप होंठों से लगाया और बात करने के लिए मुनासिब अल्फाज तलाश करने लगा। मिसेस हमदानी, मैं कुछ कहना चाहता हूँ। उन्होंने मुझे टोका और कहा कि अज़ान मियाँ, यहाँ सब हमें आगा जान, शौहर की निस्बत से आगा जानी कहते हैं। हमें खुशी होगी अगर अब भी हमें आगा जानी पुकारें। वो एक वज़ादार खातून थी और ये भी हकीकत है कि उनका नाम लेने में मुझे हिचकिचाहट हो रही थी, मगर बात तो शुरू करनी ही थी। बहरहाल मैंने गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखते हुए कहा कि आगा जानी, बात यह है कि मैं जब से यहाँ आ रहा हूँ मैंने एक बात नोट की है। आगा जानी के माथे पर पड़े बिल बहुत वाज़ेह थे। आगा जानी एक बली के रोने की आवाज़ मुसलसल आती रहती है। मैं बच्चों को पढ़ाते हुए बहुत डिस्टर्ब होता हूँ। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि मैं बच्चों को किसी और कमरे में बैठकर पढ़ा दिया करूँ? आगा जानी के चेहरे पर हैरानी और दुख के मिले जले आसार देखकर मेरे लिए किसी नतीजा पर पहुँचा मुश्किल था। उनकी आंखें नम थीं, एक आह बुरी, और बोले, खैर तो है अज़ान मियाँ, कुन आवाज़ों की बात कर रहे हैं आप? क्या आपने हमारे घर में आज तक कोई बली देखी है? मैं बुरी तरह सटपटा गया। चाय का कप मेरे हाथ में लरज़ के रह गया था। मैं आगा जानी को खामोश नज़रों से देखने लगा। मुझे लगा वो मुझसे नज़र बचा रहे हैं। फिर कहने लगे, बहुत मुमकिन है आवाज़ कहीं बाहर से आती हो और बेटा बली की आवाज़ ही है, ना शेर की तो नहीं। वो एक फीकी सी हंसी हंस दें और मैं भी बस जी जी करके रह गया। चाय का कप मेज़ पर रखते हुए मैंने इजाज़त तलब नज़रों से उन्हें देखा। वो कुछ खोई खोई महसूस हुई और मैं सलाम करके बाहर निकल आया। रास्ते भर और घर आने के बाद भी ज़हन के गोशों में वो मनहूस आवाज़ गूंजती रही और मैं ये सोचता रहा कि आगा जानी ठीक ही कहती हैं, बली ही है, कोई शेर तो नहीं। मगर बलियाँ मुस्तकिल रोत कब हैं? आगा जानी को छुपा तो नहीं रही। मगर क्या, अगर उनके घर बली है भी तो उनको मुझसे छुपाने की क्या ज़रूरत थी? और वो आवाज़ें मुस्तकिल क्यों हैं? मुझे ही क्यों आएं? क्या कोई और उन्हें सुन पाता है?
ये मेरा वहम है। आगा जानी ने तो साफ इनकार कर दिया कि ऐसी कोई आवाज़ उन्होंने नहीं सुनी। मगर कुछ तो है जिसकी चुगली खा रहा था उनका सफ़ेद पड़ता चेहरा और लरजता लहजा। खैर यही सब सोचते हुए मैंने फ़ैसला किया कि कल से पढ़ाई के लिए दूसरा कमरा मुंतखब करूँगा। मैं बुनियादी तौर पर लाहौर का रिहायशी हूँ और फ़ास्ट फ़ूड फैक्ट्री में बतौर क्वालिटी कंट्रोलर मुकर्रर हूँ। मुलाजमत में तबादले के बाइस कराची में मुकीम हूँ। फैक्ट्री से छुट्टी के बाद मैं हमदानी हाउस ट्यूशन पढ़ाने जाता हूँ। वजाहत हमदानी के ऑफिस में मेरा दोस्त साकिब निसार मुलाजमत करता था, उसकी मरिफत मुझे ये ट्यूशन पढ़ाने की मुलाजमत मिली, जिससे मज़ीद आमदन भी मुतवक्के थी और मेरा वक्त भी गुजर जाता, मगर ये विज़ मेरे सर का दर्द बनी हुई थी। अगली शाम 6:15 में हमदानी हाउस पहुंचा तो देखा मिसेस हमदानी और एक मौलवी किस्म का बंदा लान में बैठे कुछ बात कर रहे थे। मुझे लगा रिश्तेदार होंगे, मेरी आदत नहीं ठोह लेने की, मगर मुझे इस घर और घर वालों के बारे में तजस्सुस हो गया था और मैं ना चाहते हुए भी सबकी हरकत और सकनात का बगौर मुशाहिदा करने लगा। आगा जानी की बहू ज़रनिगार एक लापरवाह औरत थी जिसे जदीद तर्ज के लिबास और गिजिटस का शौक था। 3 बच्चों की मां होने के बावजूद वो तकरीबन रोज़ ही किसी तकरीब में जाने को तैयार होती। घर में नौकर चाकर थे, कामकाज से बेबहरा। वजाहत हमदानी रिवायती कारोबारी शख्सियत जिसे 2 जमा 2 4 करने के अलावा दूसरा कोई काम नहीं था। 100 बच्चे मुकम्मल तौर पर आगा जानी के दस्त शफ़क़त में थे। अगले रोज़ लान से गुजर कर मैं जैसे ही हाल में दाखिल हुआ, मुझे यासिर बड़ा पोता नज़र आया और मुझे कहा, सर इस तरफ आ जाएं। सीढ़ियों से चढ़कर हम एक कॉरिडोर से गुजरते हुए खूबसूरत कमरे में दाखिल हुए। कमरे में सजावट काफ़ी की गई थी। यासिर ने बताया कि यह कमरा बाबा के मेहमानों से मिलने का है, शायद इसीलिए कीमती फर्नीचर और कालीन से मुज़य्यन था। क्रिस्टल फानूस भी कमरे की छत पर जगमगा रहे थे। कमरा एसी था और बाहर की गर्मी से इस ठंडक में आकर मैं बहुत हद तक पुरसुकून महसूस कर रहा था। इत्तेफाक की बात यह थी कि आज वो मनहूस आवाज़ भी नहीं आ रही थी। यासिर ने बताया कि दादी ने कहा है आज से हम यहीं पढ़ेंगे। मैंने गर्दन हिलाते हुए खुदा का शुक्र अदा किया। दिल में आई कि बच्चों से पूछूं इस मुतालिक, मगर फिर आगा जानी की बातों को सच मानकर बच्चों को पढ़ाने में खुद को मसरूफ़ कर लिया। वक्त अच्छा रहा। घर आने के बाद भी बार बार वो मौलवी नुमा बंदा जहन में आए जा रहा था। इसका राजदाराना अंदाज और आगा जानी के चेहरे की तशवीश, परेशानी और खौफ। मैं क्यों सोच रहा हूँ ये सब? मेरा क्या वास्ता? उनके घर बली हो या कुत्ते, मुझे पढ़ाने जाना है बच्चों को और बस। टीवी ऑन करने के बाद भी इसी उधेड़बन में लगा रहा। फ़ोन की घंटी बजी तो अम्मी की कॉल थी। जब से कराची आया हूँ, अम्मी तकरीबन रोज़ ही 10 से 11 के दरमियान कॉल करके खैरियत लेती थी।